दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, क्रम से आपको क्या है क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है 2 अंक वाले महत्व प्रश्न देखने वाले, ये पार्ट 3 है। ओके कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ, सॉल्यूशन उनके लाता हूँ, और धीरे धीरे मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ। तो क्रम से आप तैयार करते जाइएगा। तो 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे आकर क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। साथ ही हम क्या है वस्तुनिष्ठ भी कवर करते जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ भी एक वीडियो बताए ओके, और भी मैं आपको आगे देते जाऊंगा। प्रैक्टिस आपको क्या है वस्तुनिष्ठ भी करते जाना है। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। देख लेते हैं ओके। मैं यहाँ दोस्तों हम अध्याय 10 से अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक, दूसरे वाले पार्ट में अध्याय 5 से लेकर अध्याय आपके 9 तक। ओके अब 10 से हम देख लेंगे। तरंगाग्र किसे कहते हैं? ओके तरंगाग्र क्या होता है? किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रवाहित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, आपका क्या है तरंगाग्र कहलाता है। किस प्रकार से कि आपके कोई क्या है स्रोत है आपका, ओके स्रोत है, यहाँ से आप किस प्रकार से क्या तरंगे निकल रही है। ओके तो किसी भी क्षण हम ऐसा तरंगाग्र खींचे, ओके एक बार से वक्र बनाए कि जो उनके कण है वो क्या समान कला में होते हैं, यानी आपका किस प्रकार से आपका रहता है। ओके इस प्रकार से हम ये आपके कण है, अगर हम खींचे इनका तो एक प्रकार से क्या है ये समान कला में अगर है, तो आपका जो भी ये खींचा गया जो भी आपका काल्पनिक पृष्ठ होगा ये आपका क्या तरंगाग्र कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो तरंगाग्र दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं, समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। वैसे भी उनके क्या नाम में ही पूरा राज छुपा हुआ है। ओके समतल तरंगाग्र होता है जैसे अनंत पर स्थित स्रोत से आने वाली तरंगिकाओं का तरंगाग्र। ओके समतल स्रोत से अनंत स्रोत से कोई अगर तरंगाग्र आ रही जो बनती जो तरंगे आती हैं उनसे जो तरंगाग्र बनता है वो समतल तरंगाग्र होता है। गोलीय तरंगाग्र बिंदु स्रोत से आने वाली तरंगिकाओं का तरंगाग्र, जैसे आप पत्थर लेते हैं और पत्थर क्या है तालाब में फेंकते हैं तो जो आपका देखा होगा गोला गोला आपको क्या है बनने लगती है लाइनें, वो आपका गोली तरंगाग्र होगा। बेलनाकार तरंगाग्र जैसे मान लीजिए आप क्या है एक लकड़ी ले उससे क्या है नदी में फेंकते हैं तो जो तरंगाग्र बनेगा वो लंबा लंबा इस पार से बनेगा, तो वो आपका बेलनाकार तरंगाग्र होगा। यानी तरंगा की डिजाइनिंग पर हो गए तो डिजाइनिंग पर वो आपका नाम पड़ गया। गोलीय जो तरंगे बन रही तो गोलीय तरंगाग्र, ओके बेलनाकार तरंगे बन रही तो बेलनाकार तरंगाग्र इस पार से। बस आपको स्रोत थोड़ा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। गोली तरंगाग्र बनाने के लिए जो स्रोत होना चाहिए बिंदु स्रोत होना चाहिए, समतल तरंगाग्र के लिए अनंत से स्रोत आना चाहिए, और बेलनाकार तरंगाग्र किसी रेखीय स्रोत से आने वाली क्या है तरंगिकाओं का जो तरंगाग्र होता है। ओके जैसे हम एक लकड़ी लेते हैं ओके तो उसे फेंकते हैं तालाब में, तो हमारा जो तरंगाग्र बनेगा वो तो क्या बेलनाकार बनेगा, तो बेलनाकार तरंगाग्र इस बार से आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी संकीर्ण शिलित या अपारदर्शी अवरोध के तेज किनारों से होकर गुजरता है तो वह अपने सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है। किनारों पर प्रकाश के इस मुड़ने के हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके जैसा कि आपको पता है प्रकाश क्या चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में चलता है। ओके तो ये अपना कोई भी प्रकाश ये अपना सीधी है प्रकाश, ओके ये हो जाता है प्रकाश, ये सीधी दिशा में जा रहा है, सीधी दिशा में जा रहा है। और जब भी क्या है किसी भी पृष्ठ से टकराता है तो क्या है ये प्रकाश मुड़ जाता है, प्रकाश से क्या है उसके किनारों से इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो प्रकाश के ये जो मुड़ने का जो घटना होती है ये आपको क्या है विवर्तन कहलाती है। तो वही लिखा हुआ है प्रकाश जब क्या है संकीर्ण शिलित या पारदर्शी अवरोध आपका लगा ये अवरोध से तेज किनारों से होकर क्या गुजरता है तो वह अपने क्या सरल रेखीय मार्ग से क्या विचलित हो जाता है, और तो किनारों पर क्या है प्रकाश के जो मुड़ने की जो घटना होती है यही आपका विवर्तन कहलाती है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्रुवण किसे कहते हैं? एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन था आपका ये। प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश तरंग के विद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंबत करते हैं ध्रुवण कहलाता है। विद्युत वेक्टर होते हैं वो प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत ओके एक ही तल में कंपन करें तो आपका ध्रुवण कहलाता है। मेलस का नियम ओके इसे देख लेते हैं। मेलस का नियम क्या होता है? यदि किसी पोलाइड पर तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो आपतित प्रकाश के कंपन तल एवं पोलाइड की ध्रुवण दिशा के बीच कोण क्या थीटा बनता से क्या है पोलाइड के निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और इस बार से आपका दिया हुआ है। तो मेलस करते थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो क्या है 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, लिखना है, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है प्रकाश तथा द्रव की द्वैत व्यक्ति। ये वाला जो चैप्टर है अध्याय 11 वाला, यहाँ से दोस्तों आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, हर साल आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से मैं आपको मतलब यहाँ के क्वेश्चन तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सब तैयार करते जाना, प्योर सिलेक्टेड में आपको बताऊंगा और समझा भी दूंगा, तैयार करते आपको जाना है। ओके तो सब लिखा भी हुआ कि कब कब आया है, इसलिए मैं सब पूरा दिया हुआ है आपके माइंड में तुरंत फिक्स हो जाएगा कि कब कब आया, ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी है, सब मैं प्रीवियस ईयर का आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से 2 नंबर का आना क्वेश्चन फिक्स, इसलिए अच्छे से सभी पढ़ते जाइएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझिए, इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित तरंग दैर्घ्य का दृश्य प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके, क्या कहा जा रहा है बिल्कुल समझना है आपको। ये हमने क्या धातु ले लिया, ओके, धातु हो जाती है हमारी। अब धातु है, देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होंगे। जब इसमें हम क्या करते हैं, जब एक इसमें उचित लिखा हुआ है आपका, ओके, उचित तरंग दैर्घ्य का दृश्य प्रकाश आपतित करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या है बाहर निकलने लगते हैं। तो अब देखिए, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित तरंग दैर्घ्य के दृश्य प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या है निकलने लगते हैं इस प्रकार से, और यही घटना हमारे क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। बिल्कुल समझ गए होंगे। जब हम कोई धातु लेते हैं और उसमें उचित तरंग दैर्घ्य की प्रकाश आपतित कराते हैं, ओके, या दृश्य प्रकाश आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो आपका धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकलने लगते हैं। यही घटना हमारी क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पूछा यार आंशलिक का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो ये आपको याद रखना है। आंशलिक का प्रकाश विद्युत समीकरण ये आपका दिया हुआ है, और जब भी कोई समीकरण याद करें तो आपको उसमें आप क्या है साइन वगैरह बनाएंगे, तो साइन का सब आपको पता होगा कि इसके साइंस में किसका क्या दिया हुआ, तो इस बार से ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपके हाई चांस आने के, ओके, बहुत ज्यादा हाई चांसेस के आने के। निरोधी विभव किसे कहते हैं? एमपीओ एग्जाम 20 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, ओके, इसलिए आपका रिपीट हो सकता है। निरोधी विभव या सस्तंभ विभव भी कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा कठिन सी परिभाषा लगी, लिखना पेपर में लिखना ही इतना है, 2 नंबर में इतना ही लिखना है कि प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिसमें प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। ओके, प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। अगर आपको बार भूल जाएगा ये चीजें, ओके, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए क्या बार बार लिख कर देखिए, ओके, 4-5 बार इसे लिखिए, आपको परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 2 नंबर का है तो ज्यादा डिटेल से तो आपको पता नहीं है, शॉर्ट में लिखना है, तो जिस प्रकार से मैंने दिया यही आपको लिखना है, यही लैंग्वेज लिखना है। तो बार, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा आपको डिफिकल्ट है तो आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे क्या है, ओके, अथवा मैं द्रव्य तरंगे क्या है चाहे डीबॉगली तरंग है, एक ही बात है, इसलिए लिख दिया द्रव्य तरंगे क्या है या डीबॉगली तरंगे क्या है, एक ही बात है। तो वही इस बार से क्वेश्चन आ सकता है डीबॉगली तरंग का समीकरण, और ये आपको याद भी कर लेना है। एमपीओ एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। डीबॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंध कहती है। मतलब डीबॉगली क्या कहते हैं, कोई भी गतिमान कण है उसके साथ तरंग एक जुड़ी हो, संबंध यानी जुड़ी होगी। हर गतिमान कण के साथ क्या है, तरंग एक जुड़ी होती है, जिसे द्रव्य तरंग या क्या कहा जाता है, डीबॉगली तरंग कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल कहा है कि कोई भी गतिमान कण है उसके साथ एक तरंग जुड़ी रहती है, उसी तरंग को हम क्या है डीबॉगली तरंग कहते हैं या द्रव्य तरंग कहते हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है दोस्तों आपका क्या है h/p। ओके, यहाँ पर क्या है, जो h आपका प्लांक स्थिरांक है और p आपका गतिमान द्रव्य का जो कण है उसका संवेग है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रव्य तरंगों की विशेषता लिखिए। एमपीओ एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो द्रव्य तरंगों की क्या विशेषताएं होती हैं कि द्रव्य तरंगें केवल क्या गतिमान कण के साथ संबंध होती है। ये द्रव्य तरंग यानी डीबॉगली तरंग की विशेषताएं बतानी है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो डीबॉगली तरंगें हैं, द्रव्य तरंगें हैं, वो हमेशा स्थिर कण के साथ नहीं होंगी, एक गतिशील कण के साथ होगी, गतिमान कण के साथ जुड़ी होती हैं। ओके, तो पहली इसकी विशेषता है कि जो द्रव्य तरंगें या डीबॉगली तरंगें हैं केवल गतिमान कण के साथ क्या है जुड़ी होती है, संबद्ध होती हैं। दूसरा है द्रव्य तरंगों की प्रकृति क्या है, विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। याद रखना है, जो द्रव्य तरंगों की जो प्रकृति होती है विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। और ये पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं अलग से बाहर से नहीं बनता है, जो आप कंसेप्ट पढ़ा इन्हीं से आपको घुमा फिरा के ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, और भी आपकी तीसरी विशेषता दी है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य कण के द्रव्यमान के विकर्णानुपाती होती है, अर्थात किसी भारी कण से संबद्ध कण की तरंग दैर्घ्य हल्के कण के संबद्ध तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या कम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका एमपीओ एग्जाम 19 में आया था। ओके, बिल्कुल आसान है। ओके, थोड़ा सा बस आपको समझना है, आपको तैयार हो जाएगा। जैसे आपने प्रकाश विद्युत प्रवाह अगर आपसे बन गया तो तापायनिक उत्सर्जन भी बन जाएगा। ओके, क्या होता है, सीधा सिंपल है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रवाह वही चीज है। ओके, बस सिंपल यहाँ क्या किया जाता है कि जब पहले हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखा इलेक्ट्रॉन को धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमने क्या दी, उचित आवृत्ति तरंग दैर्घ्य प्रकार तरंग दैर्घ्य दी। ओके, तरंग दैर्घ्य के माध्यम से हमने धातु से इलेक्ट्रॉन निकाले। ओके, तो ये हमारे क्या है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाया। बस अब हमें क्या तरंग दैर्घ्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, हम ताप के माध्यम से, जब ताप के द्वारा हम क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो वो हमारा क्या तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तो सिंपल वही आपका ये दिया हुआ डायग्राम। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा ये देखिए, ये तो धातु हो जाती है, धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हम ये उचित आवृत्ति की प्रकाश तरंग नहीं देंगे। ओके, और उचित तरंग दैर्घ्य नहीं देंगे इसे। अब यहाँ हम क्या है यहाँ क्या गर्म करेंगे, धातु को क्या गर्म करेंगे, यानी इसे हम क्या ताप देंगे। धातु को हमने गर्म किया
धातु को जब गर्म करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकलने लगे, धातु को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो ये आपका कहलाएगा तपायनिक उत्सर्जन। ओके, दोनों कंडीशन में क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है। यदि हम इलेक्ट्रॉन धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए यदि हम क्या है तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति वाली क्या है तरंगदैर्घ्य दे रहे हैं, यहाँ उचित तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपतित कराते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ताप देकर हम क्या है धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो आपका क्या है तापायनिक उत्सर्जन। ओके, तो ताप के प्रभाव से किसी धातु के पृष्ठ से आवेश भाग जैसे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने की जो क्रिया होती है तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, हाई चांसेस के भी आने के। कि तापायनिक उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होने चाहिए, यानी हम तापायनिक उत्सर्जन कर तो रहे हैं लेकिन जो भी धातु उसमें लेंगे हम उसमें कौन सी हमें धातु की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे तापायनिक उत्सर्जन हो सके। पहली बात है कि धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए जिससे गर्म होने पर पिघले नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं धातु को गर्म कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब तापायनिक उत्सर्जन करने बैठ गए और धातु को अगर गर्म किया पिघल गई धातु, जब धातु ही पिघल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, तो सबसे पहले धातु तो रहेगी जब तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो इसका जो धातु लेंगे उसमें उच्च गलनांक होना चाहिए। ओके, उच्च गलनांक वाले होना चाहिए ताकि जो धातु है पिघले नहीं। तो ये है। दूसरा, धातु का कार्बन कम हो ताकि कम ताप पर भी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। कार्बन क्या होता है, धातु का कार्बन यानी कम ताप पर भी क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने पड़े। ओके, ये अगर हम क्या बहुत ज्यादा ताप दे रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन निकलने तो कुछ मतलब नहीं, जब तक क्या धातु पिघलने लगेगी। इसलिए हमें ऐसा चाहिए धातु कि उसका कार्बन कम हो, यानी कम ही ताप पर अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। तो ये आपको पॉइंट याद करके रखना है। जैसे प्रकाश विद्युत सेल के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए, एमपी और एग्जाम 20 में क्वेश्चन आया था। तो इसका क्या क्या उपयोग होता है, पहला सिनेमा में ध्वनि पुनरुत्पादन में, दूसरा सड़क की बत्तियों को स्वचालित स्विच के रूप में ये आपका प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की दहली आवृत्ति क्या इंपॉर्टेंट, दहली आवृत्ति, कार्बन, ये सभी आपको पॉइंट याद होने चाहिए। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उस पदार्थ की दहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाते समय मैंने बताया कि आपको क्या है, एक आपको क्या देनी है, आपतित प्रकाश देना है आपको, एक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य देनी है। तो उसमें ये भी होगी जो भी आपकी किरण होगी, विकिरण होगी, यानी जो विकिरण होगी आपकी विकिरण की क्या है कुछ ना कुछ एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, हर के लिए अलग अलग होगी। तो जो आपकी न्यूनतम आवृत्ति होगी जितनी इसकी इतनी, देखिए यहाँ हमने कहा कि आवृत्ति पढ़ना चाहिए लेकिन कोई फिक्स होगा कि इतनी आवृत्ति पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी आवृत्ति का आप दे रहे तो इलेक्ट्रॉन आपके निकलने लगेंगे। तो वही न्यूनतम आवृत्ति जिससे क्या है जो धातु से क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे वह उसकी क्या है दहली आवृत्ति कहलाएगी। तो न्यूनतम आवृत्ति है आपकी धातु जो न्यूनतम आवृत्ति है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए वही आपकी क्या है दहली आवृत्ति कहलाएगी। क्लियर है, तो आपको तैयार करके रखना है। अब इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन नहीं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जितने बहुत ज्यादा सिलेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है और यहाँ से 200 हो गया है क्वेश्चन फिक्स है, साथ ही यहाँ आपके एकदम सिलेक्टेड आपके पूरे दिए हुए हैं। ओके, कोई भी आपका क्वेश्चन आपका रखा रहेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्बन से आप क्या समझते हैं, कार्बन क्या होता है, तो आपतित फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहरी सतह तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या कार्बन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए आपतित फोटोन के द्वारा, देखिए कोई भी आपका धातु है, जैसे धातु है तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है। तो धातु इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर आना होगा तब तो वो बाहर निकलेंगे। ओके, मान लीजिए नीचे धंसा हुआ है तो पहले से क्या है उसकी सतह पर आना होगा, इस सतह के आके बाद फिर बाहर निकलेगा। ओके, तो धातु के अंदर जो धसे हुए इलेक्ट्रॉन इनको पहले सतह में आने में जो कार्य करना पड़ता है वही दोस्तों आपको क्या है कार्बन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देख इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए जाने पर उसके प्राप्त होती है। ये आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है फोटोन किसे कहते हैं। ओके, तो फोटोन क्या ऊर्जा का एक बंडल या क्वांटा है जो विकिरण के स्रोत से उत्सर्जित होता है, यानी सभी ऊर्जा का जो बंडल होता है क्वांटा होता है उसे हम क्या फोटोन कहते हैं। प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में गमन करता है। इस प्रकार क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम क्या फोटोन कहते हैं। ये जो आपके जो ऊर्जा होती है जो संचरण होती है, हमें विकिरण में जो ऊर्जा संचरित होती है एक साथ नहीं होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचरित होती है। जो छोटे छोटे बंडल है वही आपके क्या है फोटोन कहलाते हैं। ओके, और ये आपको यह कि फोटोन की ऊर्जा का आपका दिया हुआ संवेग दिया हुआ, तो ये आपको यहाँ याद करके रखना है। आगे दोस्तों आपको 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा द्रव्य तरंगों के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र निकालने के लिए, तो आगे हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा परमाणु वाला चैप्टर आ जाता है, इसे देख लेते हैं। तो अल्फा, पहला क्वेश्चन हमारा एमपी 24 में आ चुका है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष लिखिए। अल्फा वर्ग का प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकला। पहला तो पता चला कि जब आपके रदरफोर्ड ने अल्फा वाला प्रकीर्णन प्रयोग किया तो परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या खोखला है, भीतर से क्या खोखला है। क्यों, क्योंकि जब रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये आपका परमाणु हो जाता, परमाणु के भाग में क्या
क्या है, नाभिक है। ओके, तो यहाँ से आपके जब बहुत सारी ये आपके अल्फा कण प्रकीर्णन की गिराए तो बहुत सारे आर पार निकल गए। और आर पार कब कोई चीज निकलेगी, जब वो क्या है बीच से खोखली हो गए, आर पार क्या होगी निकली जब बीच से खोखली हो। बस बीच वाले क्या है, बीच वाले लौट के आ गए, बीच वाले लौट के आ गए। इससे पता चला कि बीच में कुछ ना कुछ तो है, परमाणु के बीचों बीच जो केंद्र है इसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्या है नाभिक का। बाकी जो अगल बगल से निकले वो क्या है, वो सीधे पार निकल गए, इसलिए समझ में आया कि पार निकल गए, यानी अधिकांश भाग ज्यादा क्या है खोखला है, ये निष्कर्ष निकला। साथ ही परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है। ओके, क्यों, क्योंकि जो आपके यहाँ ऋण आवेश भेजा गया, ओके, ये मतलब ये भी धन आवेश अल्फा कण थे और यहाँ भी धन आवेश है। जितना यहाँ भेजा प्रतिकर्षित होकर लौट आए, प्रतिकर्षित होकर लौट आए, तो इससे पता चला कि बीच में कुछ ना कुछ क्या है, एक सूक्ष्म स्थान है जहाँ परमाणु का पूरा जो धन आवेश है केंद्रित है। ओके, इस प्रकार से निष्कर्ष निकाला, तो मैंने थोड़ा आपको समझा भी दिया है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु के थॉम्सन मॉडल की कोई दो दोष लिखिए। थॉम्सन मॉडल के क्या क्या दोष थे, तो ये पहला था कि यह मॉडल परमाणु द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। ओके, फिर दूसरा है यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। और जो थॉमस का मॉडल था वो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। उसने कहा कि ये तो परमाणु में पूरा तरबूज है। ओके, तरबूज है जिस पर पूरा धनावेश रहेगा और जिसमें तरबूज में क्या है काले काले बीज धसे रहते हैं, सेम इसी बार से इलेक्ट्रॉन धसे हुए, इस टाइप से था। ओके, तो आपको क्या है तीनों मॉडल पढ़ के रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। रदरफोर्ड का, आपका थॉमस का हो जाता है, इसके बाद बोर का आता है। तो ये अगर इनके बारे में पढ़ के रखा है तो यहाँ से जो 2 नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% आपसे बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं के 20 से आपका कंसेप्ट से बनता है। तो आप क्या मॉडल तैयार कर लीजिएगा। मॉडल में क्या करना है, जैसे परमाणु का मॉडल पढ़ा, ये मतलब आपने थॉमस का मॉडल पढ़ा, थॉमस के मॉडल क्या था, उसके क्या दोष थे, उसके क्या निष्कर्ष निकला। ओके, ये आपको पढ़ के रखना है। इसी बार से फिर आपको रदरफोर्ड का पढ़ा तो क्या उसके दोष निकले, क्या उसके परिणाम निकले। ओके, क्या ओके, साथ ही क्या निष्कर्ष निकला और किस प्रकार से इसने मॉडल ये प्रयोग किया, तो वो थोड़ा सा आपको समझ लेना। ये चीज़ें अगर आप बनती हैं तो वहाँ से आराम से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें कई सारी रेखाएं होती हैं, कारण बताइए। तो जो हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं। ओके, देखने में क्या लगता है कि एक ही परमाणु जा रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे क्या है हाइड्रोजन परमाणु के असंख्य परमाणु होते हैं। भिन्न भिन्न परमाणु में संक्रमण भिन्न भिन्न होता है, अतः हाइड्रोजन के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होते हैं कई रेखाओं में मिलते हैं। लगता है कि एक ही हाइड्रोजन दिखता है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में ये बात सही है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कई सारे हाइड्रोजन परमाणु जाते हैं तो कई सारे इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम वहाँ बन जाता है। यही कारण है कि जो इसको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिलता है कई रेखाओं में मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण ही प्रयोग क्यों किया गया। आपने देखा है रदरफोर्ड ने अल्फा कण की जो प्रकीर्णन किया उसमें सोने की पन्नी ली। तो सोने की पन्नी क्यों ली, जो मेन रीजन है कि क्या क्या रीजन है कि जो कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पत्र एकदम पतला होना चाहिए। पहले इसमें कंडीशन थी कि तभी अच्छे से हो पाएगा जो उसमें जो ये प्रयोग, जब उसमें क्या है पतली चीज ले, पतली है सोने से सबसे अच्छा होता है। तो सोने में जो उसकी तन्यता होता है उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, अघात भरित न कहा है, पीट पीट कर बहुत ज्यादा पतली कर सकते हैं। साथ उसको बहुत ज्यादा लंबा तार बना सकते हैं, आपने सुना भी होगा सोने का। ओके, तो मतलब 1 ग्राम से कई किलोमीटर तक तार बन जाती है, ये भी कहा जाता है। तो मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्या है तन्यता और घात भरित गुण होता है सोने में, इसलिए इसे पतला होना चाहिए था, तो पतला मिल जाता है। साथ ही क्या किया जा रहा है कि ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन एक ही टक्कर में हो जाए। ओके, साथ ही इसके साथ ही पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो जाए। ऐसा चाहिए वो पतला होना चाहिए, पतला होने से इसके साथ ही उसका जो नाभिक हो उसका भारी होना चाहिए ताकि यह प्रकीर्णन करने में आसानी हो। स्वर्ण में उपयुक्त तो दोनों गुण थे, जो सोना है कि जो पन्नी है उसमें दोनों गुण थे। यही कारण कि इस स्वर्ण का बारीक पत्र आसानी से बनाया जा सकता है। यही कारण है कि अल्फा कण प्रकीर्णन में क्या है रदरफोर्ड ने क्या है सोने की पन्नी ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोर के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कौड़ी संवेग कितना होता है, याद आपको रखना है। एनवी कक्षा के लिए कितना होता है, एनवी कक्षा के लिए हम बात करते हैं कौड़ी संवेग MBR बराबर होता है NH/2π। प्रथम कक्षा बस के लिए कहा जा रहा है, प्रथम कक्षा के लिए n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा। अगर n की पूछता हमसे पेपर में कि दूसरी कक्षा के लिए बताओ तो आपको क्या n की जगह 2 लिख देना है। तो 2 लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो H/π बस बचेगा उस समय। ओके, नेक्स्ट हमारा संक्रमण का क्या अर्थ है, कम इंपॉर्टेंट नहीं सब, आपको एक बार एक लाइन के तो पढ़ के बस रखना है। परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। तो परमाणु क्या है, परमाणु बहुत सारे आपके पास कच्चे में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है शांत नहीं बैठते, अपने अपने घूमते रहते हैं। और कई बार उन्हें ज्यादा शक्ति मिले तो ऊपर वाले पहुंच जाएंगे, ओके, और कम शक्ति मिले तो नीचे वाले जगह आ जाते हैं। तो क्या है जो परमाणु होते हैं कच्चे से दूसरे कक्षा में उछल कूद करते रहते हैं, तो उछल कूद करते रहते हैं वही आपका क्या है, वही आपका संक्रमण कहलाता है। और इसमें क्या है 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए तो क्या हो जाएगा। आपको पता है परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है लगातार घूम रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या हो सकता है कि सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या है नाभिक में जाकर गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लैंग्वेज क्या रहेगी कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना उसके अभिकेंद्रीय बल के कारण संभव होता है।
नाभिक में धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल संभव होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश है, नाभिक धनावेश है, दोनों में क्या अभिकेंद्री बल लगता रहता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो अभिकेंद्री बल के अभाव हो जाएगा, अभिकेंद्री बल का अभाव हो जाएगा। और उसके जो नाभिक है, नाभिक में धनावेश है, नाभिक में क्या है धनावेश है, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी ओर, अपने साथ रख लेगा। ओके, जिससे क्या इलेक्ट्रॉन के नाभिक में आकर गिर जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोग से 2 निष्कर्ष है। तो वही है जो भी आपको जस्ट बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि परमाणु का एक बीच में क्या है सूक्ष्म भाग है जहां पर क्या है पूरा धनावेश है। दूसरा है कि परमाणु का पूरा भाग क्या खोखला है, अधिकांश भाग खोखला है, पूरा भाग नहीं, अधिकांश भाग खोखला है। नेक्स्ट बोर कक्ष के स्थायी कक्ष क्यों कहा जाता है कि जो कि बोर कक्ष को स्थायी कक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि कक्ष में चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं ना ही क्या अवशोषित करती है। बोरी ने सबसे पहले बताया, क्योंकि बोरी ने सबसे पहले बताया क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन में जो कक्ष में क्या है जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना तो ऊर्जा का उत्सर्जित करते हैं ना ही ऊर्जा का क्या करते हैं अवशोषित करते हैं। इसलिए इसे क्या इस कक्षा को जो बोर की कक्षा है उसे स्थायी कक्षा कहा जाता है। बोर की मॉडल की कमियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई चांस से आने के। इस मॉडल के अनुसार केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनेट, हीलियम, सोडियम स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। और फिर आपको नेक्स्ट है इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो यह क्या रखना है। नेक्स्ट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, 2020 में आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है परमाणु के नाभ की मॉडल की खोज किसने की, चित्र बनाइए। तो आपको चित्र देख लेना है। नाभ की मॉडल की खोज किसने, रदरफोर्ड ने की, अल्फा कण प्रयोग द्वारा की थी। ये आपको इस पास से डायग्राम दिया हुआ, ओके कंप्लीट हो जाता है। साथ ही बोर के मॉडल की अभिक्रिया दिया, ये आपका क्या लॉन्ग में भी आ सकता है, यानी 2 नंबर में भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि केवल 2 अभिक्रिया आपसे पूछ लिया जाए, 2 नंबर है तो 2 अभिक्रियाएं बता देना। तो ये आपकी दी है अभिक्रियाएं, एक बार आपको पढ़ लेना, आपको क्या टॉपिक अगर समझा होगा तो आपसे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है नाभिक वाला चैप्टर आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके फिजिक्स के कोर्स को, इसमें क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर रहेगा, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन की अलग से आपकी पीडीएफ रहेगी ऑब्जेक्टिव, जिससे आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकें। हर प्रकार का यहाँ मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में आप रिवीजन कर पाएंगे। ओके तो फीस आपकी यह है 199 रुपये इसकी रहने वाली है। अब देख लेते हैं हम, अब हमारा नाभिक वाला चैप्टर लोगे, नाभिक वाला चैप्टर है और लास्ट हमारा क्या है आपका चालक वाला चैप्टर एक रह जाता है। इससे देख लेते हैं यहाँ से मतलब 2 नंबर वाले यानी क्वेश्चन आपका फिक्स रहने वाला, क्वेश्चन फिक्स रहने वाले हैं। ओके 6 से 7 तो आपको यहाँ से तैयार करने चाहिए। तो जहाँ से कम आने के चांस रहते हैं वहाँ से मैंने आगे जो चैप्टर थे उनमें कम आपको बताएं, यहाँ से लेकिन हाई फिक्स रहते हैं चांस आना अक्सर आते हैं, तो आपको यहाँ पढ़ के रखना ही पड़ेगा। ओके प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ते हैं तो 5-6 तो प्रीवियस ईयर पेपर हो जाते हैं, कुछ और 4-5 और एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या हर चैप्टर 6-7-8 क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओके नाभिक वाले चैप्टर से हम देख रहे हैं नाभ की बलों के 2 गुण या विशेषता में थी, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। रिपीट होने कम चांस है, पढ़ के रखिए कि नाभ की बल का आकर्षण जो प्रति अत्यंत प्रबल बल होते हैं, साथ ही ये बल आवेश क्या है आवेश पर निर्भर नहीं करती। आसान वाला आप 2 पॉइंट यहाँ पढ़ लीजिए। समस्थानिक कैसे कहते हैं और साथ ही संभारिक कैसे कहते हैं, उदाहरण के साथ आपको क्या तैयार करके रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। ओके रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। समस्थानिक कैसे कहते हैं ओके और आपका संभारिक कैसे कहते हैं। समस्थानिक यानी क्या है, समस्थानिक नाम में राज छुपा हुआ, समस्थानिक यानी समान स्थान हो। स्थान का मतलब है यहाँ का परमाणु क्रमांक, तो एक ही तत्व के, और बाकी समस्थानिक एक ही तत्व के होंगे, अलग अलग तत्व के नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ परमाणु क्रमांक समान होने वाला है। ओके तो एक ही तत्व के क्या है जो चीज होगी परमाणु क्रमांक समान होंगे, और दूसरा तत्व लेंगे तो फिर तो परमाणु क्रमांक अलग हो जाएगा। ओके तो ये आपको लिखना है एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान भार होता है, भार संख्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक यानी समान स्थान हो, समान स्थान यानी परमाणु क्रमांक, तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो आपका समस्थानिक कहलाते हैं। ओके क्लियर है। हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक आपको याद रखना है क्योंकि आपको उदाहरण तो लिखना ही पड़ेगा, समस्थानिक को संभारिक को उदाहरण तो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो पहले ही आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में। ओके तो आपको हाइड्रोजन एक याद करके, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और आपका क्या हो जाता है टाइटेरियम। ओके तो आपको यह अच्छे से आपको रखना है, ये आपका दिया हुआ है, बस इतना बस लिखिए, ये डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये आपको नाम बस लिख देना है। ओके प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटेरियम। ओके नेक्स्ट हम संभारिक, संभारिक नाम में ही राज छुपा हुआ है, सम यानी समान, भारिक यानी भार, सम यानी समान, भार यानी भार, भार यानी द्रव्यमान संख्या। ओके द्रव्यमान संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ आपके भिन्न भिन्न तत्व, एक ही तत्व नहीं भिन्न भिन्न तत्व, क्योंकि यहाँ के जो आपका जो भार हमें समान कराना है, परमाणु क्रमांक तो अलग हो सकता है, इसलिए क्या हम भिन्न भिन्न तत्व ले सकते हैं। तो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो भिन्न भिन्न अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो वो आपका संभारिक कहलाएगा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, समभारिक यानी भार समान हो, यानी इसका जो द्रव्यमान हो वो द्रव्यमान संख्या होती है समान होती है। समस्थानिक यानी स्थान समान हो, स्थान यानी परमाणु क्रमांक समान हो। ओके द्रव्यमान भार अलग हो तो आपका समस्थानिक। क्लियर। अब इस उदाहरण आपको तैयार कर लेना। संभारिक आपका दिया हुआ है, 3 मैंने एग्जाम्पल दी, कोई भी आप एक अच्छे से पढ़ लीजिए, 3 दिए कोई भी एक अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का है, तो
देखिए यहाँ नीचे लिखा रहता क्या, नीचे लिखा रहता परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखा था परमाणु भार। तो 8 और 9 दिया इनका, ओके। आपको पता है ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, लेकिन इनका जो भार है देखिए यहाँ 17, यहाँ 17, तो दोनों क्या है संभारिक हो जाएंगे क्योंकि भार इनका समान है। सेम इसी बार से दिया हुआ कैल्शियम आर्गन का दिया हुआ है, ओके। तो 20 और 18, कैल्शियम का 20 है, इसका आर्गन का 18 ही क्या परमाणु क्रमांक है, लेकिन आप भार देख सकते हैं 40, इसलिए आपका समान। तो एक आपको पढ़ के रखना है। जैसे सम न्यूट्रॉनिक, सम यानी समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके क्या है, नाविकों में प्रोटॉन की संख्या क्या है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनी, न्यूट्रॉन की संख्या सम न्यूट्रॉनी, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। एग्जाम्पल भी आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, और रेडियो एक्टिविटी के 6 का नियम लिखिए, एमपी और एग्जाम 20 में आ चुका है, ओके। अब मैं ज्यादा एक्स्ट्रा से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो पहले हम प्रीवियस ईयर वाले पहले हम पढ़ रहे हैं, ओके। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है, किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही ऐसे आदर्श विकिरण उत्सर्जित होते हैं जो क्या फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। ये पदार्थ रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि नाभिक आपके स्वतः ही क्या है, स्वतः ही विकिरण को उत्सर्जित करते रहते हैं और रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। साथ ही ये क्या फोटोग्राफिक प्लेट को क्या है प्रभावित करते हैं। और नियम भी आपको एक पढ़ के रखना है। रेडियो एक्टिव क्षय का विघटन का नियम क्या है, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित अविघटित परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन आने के कम चांस है आपके पूछे, क्योंकि आपका है 2024 में आ चुका है, ओके। तो रिपीट बिल्कुल हो जाए, लेकिन आपका नाभ की वो कौन सा टॉपिक है, नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन। नाभ की विखंडन सब नाम में ही राचो है, नाविक का विखंडित हो जाए, नाविक का एक बड़े नाविक का, एक भारी नाविक का टूट कर दो हल्के हल्के नाविक में तोड़ जाना, वो आपका नाभिक विखंडन कहलाता है। विखंडन यानी टूटना, तो नाविक का टूटना यानी एक भारी नाविक का 2 टुकड़ों में टूट जाना नाभिक विखंडन कहलाता है। बस यही आपकी परिभाषा है। तो जब किसी भारी नाविक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कहलाती है, अब जैसे भारी नाविक है अपने आप तो टूटेगा नहीं, तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए उसे, ओके। हथौड़ा चाहिए मान लीजिए, इस बार मतलब हथौड़ा का मतलब ये न्यूट्रॉन की बमबारी कहलाई जाती है। कोई बड़ा पत्थर है तो अपने आप तो टूटेगा नहीं, पहले उसमें हथौड़ा मारना पड़ेगा। इसी बार से कोई नाविक है, भारी नाविक है, अपने आप तो टूटे नहीं, उस बार हमें क्या है न्यूट्रॉन की बमबारी करानी पड़ेगी। तो जब भारी नाविक में हम क्या है न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो नाविक लगभग क्या समान आकार के 2 हल्के नाविक में टूट जाता है और इसके साथ क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और नाव की विखंडन हम कराते क्यों हैं, क्योंकि हमें भैया ऊर्जा चाहिए, इसलिए तो नाव की विखंडन करा रहे हो। इसके साथ बहुत ऊर्जा मुक्त होती है, इससे हम क्या नाव की विखंडन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा में तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, सिंपल आपका दिया हुआ है, नाम में भी पूरा राज हुआ होगा। बस थोड़ा सा आपका है ये उदाहरण दिया, तो ये आपको उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी है, तो उदाहरण आपको यहाँ तैयार कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूरेनियम लिया है, यूरेनियम एक भारी नाविक लिया गया है, इसमें न्यूट्रॉन की हमने बमबारी करा दी, तो ये पहले अस्थायी नाविक बनता है, फिर यही टूट कर क्या है वो आपका बेरियम क्रिप्टॉन बनता है। साथ ही हमें क्या है जो ऊर्जा चाहिए ऊर्जा भी मुक्त होती है, और इसके साथ ये क्या है 3 न्यूट्रॉन भी देता है। तो ये आपको लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। उदाहरण तो देखिए सबके याद करना, उदाहरण तो मैंने उदाहरण तो आपका आएगा ही, इस बार से आपका दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लें आपका, नेक्स्ट आ जाता है नाभ की बल कैसे कहते हैं की परिभाषा। नाभ की बल तो बिल्कुल सिंपल है आपका, लेकिन आपको पता है कि जो परमाणु होता है हमारा, परमाणु के बीच में केंद्र में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ओके। अब तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनमें आपस में क्या आकर्षण प्रतिकर्षण बल तो हो सकता है, ओके। भगने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, चाहे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ बैठे हुए नाभिक में। तो इनको कोई ना कोई ऐसा बल है, कोई ना कोई ऐसा बल है जो दोनों को एक साथ बांधे हुए हैं, ओके। कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है नाभिक ही में बैठे रहे शांत, ओके। तो इनको बांधे रखे हुए कोई ना कोई बल, और जो बल बांधे रखे हुए वही आपका नाभिक बल है। तो परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन, अनावेशित कण न्यूट्रॉन अत्यंत एक सूक्ष्म स्थान पर क्या एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठे रहते हैं। अतः नाभिक के भीतर इन कणों पर एक मध्य ऐसे बल लगने चाहिए जो परस्पर क्या है बांधे रखता है। इन बलों को हम क्या नाभ की बल कहते हैं। अभी नाभ की विखंडन समझाएं, नाभ की संलयन समझ लीजिए। एमपी एग्जाम 24 में आपका नाभ की विखंडन और संलयन दोनों आया था, ओके। 4 नंबर का क्वेश्चन जब पूछ लिया गया था, ओके। आपके 2 नंबर में एक ही बस टॉपिक आ सकता है, तो पढ़ के आपको रखना है। संलयन यानी होता है योग जोड़ना, ओके। संलयन यानी तो जोड़ना, ओके। तो नाविक का जुड़ना यानी सिंपल है, 2 हल्के हल्के नाविक जुड़कर एक बड़ा नाविक बना ले तो आपका नाभ की संलयन। विखंडन यानी टूटना, जब भारी नाविक टूटकर 2 समान आकार के नाविक बना रहा तो नाभ की विखंडन। नाभ की संलयन में होता है कि क्या होता है कि 2 हल्के हल्के नाविक मिलकर एक बड़ा नाविक बना रहे तो नाभ की संलयन होता है। तो नाभ की विखंडन बिल्कुल अपोजिट है, ओके। सिंपल है, वही चीज यहाँ बातें लिखी गई हैं। और इसमें भी क्या इसके लिए चाहे नाभ की संलयन हो चाहे नाभ की विखंडन हो, दोनों में क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, क्लियर। और इसका आपको ये उदाहरण दिया हुआ, तो आपको उदाहरण तो लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेम आपको इसी बात से रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लियर है आपका, ओके। फिर यहाँ से आपका क्लियर है ये वाला, यहाँ से आप देखिए आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाभ की विखंडन नाभ की संलयन में अंतर, ये आपका आ सकता है, ओके। पढ़ के से आपको रखना है नाभ की विखंडन नाभ की संलयन में अंतर, ओके। तो वही है, अब जब टॉपिक आपने समझ लीजिए, एक बार से मैंने आपको टॉपिक ही समझा दिया, वही आपको बता देना है।
नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में एक भारी नाभिक अलग अलग दो समान द्रव्यमान के दो नाभिक विभक्त होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया समान ताप में होती संभव है। नाभिकीय विखंडन कराना तो नॉर्मल ताप पर हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन को अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि क्वेश्चन भी आता है कि नाभिकीय संलयन को हम प्रयोगशाला में क्यों नहीं करा पाते हैं, क्योंकि जो नाभिकीय या पृथ्वी पर संभव क्यों नहीं है, क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना हम दे नहीं पाते, इसलिए नाभिकीय संलयन नहीं होता है। क्योंकि नाभिकीय विखंडन बहुत कई बार करा चुके हैं, होता रहता है, क्योंकि नॉर्मल ताप पर हो जाता है। प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा क्या होती है, प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा इसमें कम होती है। क्लियर है, उस पर आपका दिया हुआ है। ये क्या केवल भारी नाभिकों में द्वारा होती है, और यह क्रिया क्या केवल हल्के नाभिकों द्वारा कराई जाती है। क्लियर है, सिंपल है। बाकी मैन आपकी ये तीन आपको पॉइंट रखना है। 2 नंबर में है तो आपको ये 2 पॉइंट तो सबसे ऊपर वाले इजी है, वो आपको पढ़ के रखना है। द्रव्यमान क्षति आपको देख लेना है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के सदैव कम होता है, जो कि द्रव्यमान की क्षति क्या होती है, द्रव्यमान की क्षति हो जाना। तो नाभिक का अगर वास्तव में आप तोलेंगे तो उसकी जो द्रव्यमान है वो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के हमेशा उससे कम आएगा। ओके, तो वो द्रव्यमान चला कहाँ गया, बाकी वाला का उसकी क्या क्षति हो जाती है, वही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, तो किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, या फिर हमेशा क्या है, ओके, नाभिकीय बल में क्या समझाया था कि कोई ना कोई एक बल है नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे हुए नाभिकीय बल कहलाता है। और ओके, जब हमें नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ बैठे हुए, उन्हें अलग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जिस ऊर्जा से हम क्या है दोनों को हम अलग कर सके वो नाभिकीय आपका क्या कहलाएगा, तो वही आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वही नाभिकीय बंधन ऊर्जा हमारी कहलाती है। क्लियर है। फिर है नाभिकीय संलयन को पृथ्वी पर एक प्रायोगिक या नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी नाभिकीय संलयन को हम क्या उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि ऊर्जा मुक्त होती है, मिलता है ऊर्जा, लेकिन यूज नहीं कर सकते इसका। हम नॉर्मल लाइफ में नाभिकीय विखंडन का यूज करते हैं, नाभिकीय संलयन का नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ आपको क्या बताया कि नाभिकीय संलयन होता है वो उच्च ताप चाहिए, जो कि प्रयोगशाला में नॉर्मल पृथ्वी पर इतना उच्च ताप देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नाभिकीय संलयन क्या है एक संभव नहीं हो पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट हमारा अर्धचालक वाला चैप्टर, इससे हम 2 नंबर की बात करें तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, तो आपको ये 4 पॉइंट लेकर आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ ये ऐसा कोई चैप्टर है कि यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 4 नंबर का भी। तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में पहले अंतर तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इसमें हम क्या है त्रिसंयोजी तत्व अर्धचालक के में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं, जबकि एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। अब ये मैंने आपको ट्रिक बताई भी थी कि पी जो प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। ओके, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। ओके, और एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, मैंने आपको ट्रिक भी बताई दी है, आप पी लिखेंगे और ये आपका एन लिखेंगे। तो पी में क्या है, पी जब लगाएंगे तो आपका पी बनाएंगे तो होल बनेगा, पी बनाते समय आपका होल बनेगा, यानी पी में क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं बहुसंख्यक। तो पी में होल बहुसंख्यक है, तो एन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गए बहुसंख्यक। ओके, तो क्लियर है। पी बनाते समय होल बनता है, हमारा होल बनता है, इसलिए पी में होल, पी प्रकार के अर्धचालक में होल होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है बहुसंख्यक। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें फर्मी स्तर संयोजक बैंड की ओर होता है, जबकि जो आपका एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं इसमें फर्मी स्तर चालक बैंड की ओर होता है। ओके, इस प्रकार से आपको तय करना है। नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियोडिज्म 23 में आ चुका है, तो आपके आ सकता है कि निज अर्धचालक और आपके बाह्य अर्धचालक में अंतर। तो ये आपका निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर दिया हुआ है, तैयार होकर लेना। नितांत शुद्ध अर्धचालकों में निर्ज अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि बाह्य अर्धचालक क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजक या 30 संयोजक की हम अशुद्धि मिला देते हैं, जो हमें क्या है जो अर्धचालक बनते हैं वो बाह्य अर्धचालक होते हैं। अब बाह्य अर्धचालक के जो 2 प्रकार होते हैं वो पी प्रकार के और एन प्रकार के हमारे बनते हैं। बाकी इस बार से आपका दिया है, तो एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना। 4 पॉइंट आपको पढ़ के रखना। 4 मैंने यहाँ दिया है, ओके, तो आपको 6 तक दिए हैं, तो 6 में से आपको 4 पॉइंट एकदम रटे होने चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको 2 नंबर वाले लगा सभी चैप्टर के आपको एकदम सिलेक्टेड, प्योर सिलेक्टेड, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के आपके मेन थे और साथ ही और भी अलग थे क्वेश्चन थे, 2 नंबर वाले एकदम तैयार आपको करा दिए। तो ये सभी आपको तैयार कराना, मैंने अपनी तरफ से क्या 2 नंबर वाले पूरे लगभग बता दिए। और भी कुछ हो गए तो आगे और भी वीडियो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको इतने आपके कहा लगभग आपके 2 नंबर वाले हो जाते हैं। तो आइए आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।